सबको पहले जोहार करते हुए बुद्धिस्ट एंड जैन हिस्टोग्राफी पर बात करेंगे। और सबसे पहले बौद्ध इतिहास लेखन। जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत में इतिहास लेखन ट्रेडिशन का, तो उसमें बुद्ध और जैन एक बड़ा कल्ट है और उनके भी बहुत सारे साहित्य हैं जो ब्राह्मण साहित्य वैदिक साहित्यों के साथ चलते रहते हैं। तो आज बात करेंगे बौद्ध इतिहास लेखन। बौद्ध विद्वानों में प्राचीन भारतीय इतिहास संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बौद्ध साहित्य में प्रथम स्थान जातकों का है, उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की गाथाएं हैं। दूसरा त्रिपिटक है। त्रिपिटक है जिनमें बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह किया गया है, जैसे त्रिपिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत पिटक, ये तीन तरह की त्रिपिटक है। सूत पिटक में बुद्ध धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। लोगों ने जो लिखा था बुद्ध के जीवन काल में भी जितने भी उनका रिलीजियस थॉट था, उनके विचार थे, उपदेश थे, वचन थे, उसको सूत पिटक में संग्रहित करके लिखा गया है। अभिधम्म पिटक में थोड़ा सा क्लास लेके, अभिधम्म पिटक में वेदांतिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है और विनय पिटक में मठ के नियमों को उल्लेखित किया गया है। मठ को वहां पर विहार कहा जाता है और विहार जो राज्य है जहां पर बुद्ध ने सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया है वो बिहार में ही तय होती है और इसीलिए उनका जो मठ होता था उसको हम लोग विहार कहते थे, बौद्ध विहार। लंका के महाकाव्यों में दो वंशों की चर्चा है, महावंश और दीपवंश। ये दोनों बहुत प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं बौद्ध इतिहास लेखन के लिए। मिलिंद पन्हों में महात्मा नागसेन और राजा मिलिंद यूनान के जो मिनांटर थे, उन्हीं के बीच जो संवाद होता है, तो मिलिंद और नागसेन के बीच जो संवाद होता है, नागसेन बौद्ध भिक्षु के बड़े विद्वान है बौद्ध संप्रदाय के, तो वो महावस्तु, उसके बाद महावस्तु, ललित विस्तार और बुद्ध चरित्र द्वारा भी भारतीय इतिहास लेखन पर बौद्ध साहित्य का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। मंजूश्री मूल कल्प में प्राचीन राजवंशों की संक्षिप्त इतिहास छिपा हुआ है, जबकि श्रीलंका, तिब्बत और चीन में भी बौद्ध साहित्य की रचना की गई है। जब बौद्ध काल समाप्त होता है और देश में मध्य काल, मुस्लिम काल का आगमन होता है, तो यहाँ पर बौद्ध साहित्य मिलते भी नहीं हैं और बख्तियार खिलजी के टाइम में जो बुद्ध के नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी था उसको जला दिया जाता है। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और बख्तियार खिलजी जब उसमें आग लगा दिया तो वो 6 महीने तक जलते रहा। जलने के बाद भारत में बौद्ध साहित्य नहीं मिल पा रहे थे, तो एक बड़े बौद्ध दार्शनिक हुए हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूँ, हम बताते हैं इसी में। उन्होंने बौद्ध पर दर्शन करने के लिए राहुल संस्कृत्यायन, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने बौद्ध साहित्यों के लिए उनको जरूरत पड़ी। जब वाङ्मय बौद्ध के बारे में अध्ययन करना था, उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और तिब्बत में रहे, चीन के कुछ भागों में रहे और बहुत सारे साहित्यों की रचना करके, और अभी भी अगर आप जाइएगा पटना में काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो उनके द्वारा लिखा गया बौद्ध साहित्य जो ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखे गए हैं, आपको वहां भी मूल रूप में ही मिलेगा।
तो श्रीलंका, तिब्बत और चीन में भी बौद्ध साहित्यों की भरपूर रचना की गई है। अवदानों में बुद्ध के पूर्व जन्म की बहुत सारी गाथाएं हैं। और बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से दो तरह के हैं, एक मूल जो मूल है और गौण। मूल साहित्य में समसामयिक घटनाओं का उल्लेख है, जो बुद्ध के काल में जो समसामयिक घटनाएं घट रही हैं उसका मूल साहित्यों में उनका उल्लेख किया गया है। गौण गौण साहित्य वे साहित्य हैं जो बौद्ध साहित्य में उपाख्यान, आख्यान, गाथा, ये तीन तरह का इतिहास की एक विधाएं है। आख्यान होता है कि कोई जो किसी के बारे में आपको कहता है उसको हम आख्यान कहते हैं, तो बौद्ध साहित्य का उपाख्यान है। त्रिपिटक प्रथम कोटि में तथा बुद्ध की जीवन गाथाएं, विशेषकर महावस्तु और बुद्ध चरित्र द्वितीय कोटि के आख्यानिक ग्रंथ हैं। बुद्ध काल के जो साहित्य हैं और जिसके लिए भारतीय इतिहास लेखन में एक नई विधि है, वह कोई बुद्ध साहित्य के लिए अलग से विधि नहीं है, बल्कि भारतीय जो इतिहास लेखन की परंपराएं हैं, उन परंपराओं में बुद्ध के जो साहित्य हैं वो उस आधार पर हम कैसे काम कर सकते हैं। जब आप देखिएगा उत्तर वैदिक काल में जब समाज में यज्ञ और बहुत सारे अनुष्ठानों की चर्चा होने लगती है, जिन अनुष्ठानों में यज्ञ के माध्यम से पशुओं की बलि दी जाती है, पशुओं की बलि दी जा रही है, तो ये पशु है किसके? ये पशु सामान्यतः कृषकों के होते थे और समाज में जो शूद्र कहे जाते थे वर्ण व्यवस्था में उनकी होती थी। तो वे इस यज्ञ प्रथा से काफी नाखुश रहते थे, क्योंकि मूल रूप में उनको यह घाटा होता था और इन लोगों का जो नीचे तबके के लोग थे उनके पशुओं को बलि देने के लिए लोग जबरदस्ती या कम मूल्य पर ले लेते थे। एक विषय और आता है कि जब ये यज्ञ और याग की प्रक्रिया जब भारतीय इतिहास लेखन हम जब करते हैं तब आती है, तो देखते हैं कि पीछे के जितने लोग थे, आप वर्ण व्यवस्था शायद पढ़ेंगे या पढ़े हैं या पढ़िएगा, तो उसमें आप देखिएगा कि जो 4 वर्णों की चर्चा की गई है, उन वर्णों में यज्ञ का श्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण हो जाता है, क्योंकि वह बुद्धि मस्तिष्क से उत्पत्ति है और भुजाओं से क्षत्रिय की होती है। तो यह बाद में क्षत्रिय जो राजा बनते थे और ये पुरोहित बनते थे, लेकिन क्षत्रिय जो राज कर रहे होते थे, जो राजन्य होते थे, वो देखते थे कि हमारा जो पुरोहित है हमको निर्देशित करता है, हमको आज्ञा देता है। जैसे चाणक्य ने क्या किया, तो चंद्रगुप्त को चाणक्य आज्ञा देते थे, तो राजा तो चाणक्य थे, राजा तो चंद्रगुप्त थे, लेकिन चंद्रगुप्त को चाणक्य के आदेशानुसार काम करना पड़ता था। बाद के काल खंडों में यह हुआ कि दोनों में एक वैमनस्य की प्रकृति रहती थी और एक दूसरे पर ये लोग आश्रित रहते थे। यज्ञ परंपरा में अनुष्ठान की इतनी विविधता हो गई कि 500 हजार कितने हजार बलि दिए जाते थे। ब्राह्मणों का था कि जो जितना यज्ञ की बलि देगा उतना ही श्रेष्ठ राजा होगा। तो इस उपापो से 2 महान शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें बुद्ध भी थे। बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे और महावीर जैन वो भी क्षत्रिय कुल के थे। बुद्ध जब आए और बुद्ध को जो बुद्धत्व प्राप्त हो गया, उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने अहिंसा परमो धर्म की बात कह रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म के कारण और उनके द्वारा जो उपदेश घूम घूम कर दिए जा रहे हैं और विहारों का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें समाज के 2 लोग जिनके पशुएं कट जाते थे, वे नीचे के लोग थे, वे सामान्यतः गृहस्थ लोग थे। वे बुद्ध के उपदेशों और बुद्ध के जीवन और जो उदारता और सात्विकता है उससे आकर्षित होते हैं। और समाज के वणिक लोग जो आज वैश्य हैं, वणिक लोग, वो भी अपना व्यापार
करना चाहते थे, लेकिन इन राजन्यों के कारण उनको काफी कठिनाई उठाना पड़ता है। तो उनकी संख्या बहुत तादाद में बढ़ने लगी। एक समय ऐसा था इस्लाम के और ईसाइयत के उदय होने से पूर्व कि बौद्ध दुनिया का सबसे बड़ा धर्म के रूप में उपज गया था। आज भी इस्लाम और क्रिश्चियन और इस्लाम के बाद दुनिया का तीसरा जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। तो बौद्धों के जो साहित्यों की रचना की गई है, उन साहित्यों में आप देखिएगा कि बहुत कुछ हिंदुत्व से मिलता जुलता है। और बुद्ध ने भी कहा है कि चत्वारी आर्य सत्यानि, कि चत्वारी आर्य सत्यानि, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को कहते हैं। तो इतिहास लेखन में हम बुद्ध साहित्यों को कैसे शामिल कर सकते हैं? तो इसके लिए बुद्ध की जो साहित्य है उसमें त्रिपिटक है, जो सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, हीन महावंश और दीपवंश, अवदान, ये जो पुस्तकें हैं बौद्ध काल के, मिलिंद पन्हों इत्यादि। तो इस पर हम बौद्धिक इतिहास लेखन जो हमारा मापदंड है, और उसमें एक तिथि क्रम है, तिथियों का तिथि क्रम है। इसलिए बौद्ध इतिहास लेखन, हिस्टोग्राफी भारतीय इतिहास लेखन परंपरा से काफी मिलती जुलती है, और इस पर इतिहास लेखन हो सकता है। बहुत सारे विभागों में अब इसके लिए बौद्ध स्टडी के लिए विभाग खोल दिए गए, बुद्धिस्ट स्टडी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, वहां बौद्ध के थॉट और बौद्ध के जो उपदेश है, विचार है, उस पर ही अब काम हो रहा है। महात्मा फुले जो महाराष्ट्र में है, उस पर भी काम हो रहा है, और बौद्ध साहित्य पर लेखन जारी है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य, इस पर है ये बौद्ध साहित्य जैन। तो बौद्ध के ही समकालीन जैन साहित्य थे। ऐसे जब हम बौद्धिस्ट वाङ्मय में आप जाइएगा, तो जो जैन धर्म है वह हिंदू या सनातन धर्म से भी अपने को पुराना बताता है। भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए जैन साहित्य भी बहुत उपयोगी है, और इसमें जैन आगम सर्वोपरि है। तो आगम का अर्थ क्या होता है? तो जैन आगम का दो तरह से, एक तो अगर आप इस पर ट्रेड एंड कॉमर्स पर बात करेंगे तो आगम का अर्थ होता है कॉर्पोरेट से हम, और नहीं तो आगम का एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व। तो जैन आगम में प्रसिद्ध स्थान 12 अंगों का है। अंग जैन सूत्र में आचारांग सूत्र कृतांग, उत्तराध्ययन, कल्प सूत्र आदि इसके महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप बात कर रहे थे ना कि 18 गो पुराण है तो 8 गो का अध्ययन करना है, तो ये जो 12 आगम है जैन साहित्य में, आगम यहाँ, तो उसमें जैन सूत्र, आचारांग सूत्र कृतांग, उत्तराध्ययन, कल्प सूत्र, ये अध्ययन के योग्य हैं। आचार्य हेमचंद्र ईसाई हिस्टोग्राफी, ईसाई करें जैन साहित्यों के एक बड़े आचार्य हैं। हेमचंद्र की रचनाओं में सर्वविदित परिशिष्ट पर्वण से भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। स्वयंभू जब बात आती है तो महावीर के बारे में बात आती है। स्वयंभू ने उपचेरा चिरियु, इनका एक अपना लैंग्वेज है, पौम चरियु में राम की कथा लिखी है। जैन साहित्य और बुद्ध साहित्य, ये दोनों अपने आप को धर्म के रूप में क्यों नहीं परिवर्तित कर लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भारतीय सनातन से जुड़ जाते थे। तो जैन लोगों का देखिएगा कि वस्त्र कैसे पहनते हैं, या तो निर्वस्त्र रहते हैं, जैसे
हिंदू मेथोडोलॉजी में नागा साधु लोग रहते हैं या श्वेत वस्त्र पहनते हैं, तो श्वेत वस्त्र यहाँ भी संत महात्मा पहनते हैं। और वही जब बुद्धिस्ट में जाइएगा तो बुद्धिस्ट लोगों का भी वस्त्र जो है गेरुआ कलर का, वो एक चादर या नीचे का वस्त्र पहनते हैं। तो ये भी भारतीय सनातन परंपरा में यही वस्त्र है। तो ये जब चर्चाएं भी करते हैं, कथाएं भी लिखते हैं, तो कहीं नहीं कहीं इनका इतिहास लेखन का स्रोत सनातन परंपरा, वेद पुराण या समसामयिक जो सनातन जीवन लोग जी रहे थे उससे संबंधित होता था। यही बात जैनों में भी आता है। हेमचंद जी ने पौंग चिरिउ यानी ये जो पुस्तक है हेमचंद का, इस पुस्तक में वे राम की कथा लिखते हैं। राम की कथा लिखते हैं। राम के कथा माने राम पर 370 कथाओं का एक संग्रह भी है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, रामायण पर लिखा है, ये पर। तो राम के कथा के बारे में वह जैन साहित्य में भी लिखा गया है। और उसमें विशिष्ट बात क्या है कि वाल्मीकि रामायण में जो राम का चरित्र है वह जैन साहित्यों में उसके विपरीत है। यहाँ पर राम को राक्षस कहने से जैन साहित्य इनकार करता है कि जो राक्षस शब्द है यह रावण के लिए उपयुक्त नहीं है। और वे जैन साहित्य में बताया जाता है कि यह बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है और जादूगरी जानता है, इसको जादूगरी का काम आता है। उसने रावण को जैन बताया है कि रावण क्या था, तो रावण जैन था। जैन वो अपने धर्म से इसको जोड़ते हैं। तो उसने पशु बलि को, रावण पशु बलि करने वाले जो लोग अभी भी वर्तमान है उनको भी हम लोग रावण, उनको रावण हम कहेंगे। अच्छा तुम लोग अजय 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 जी सर। जो रागों का, रावण का मतलब होता है जो रागों का राजा हो। राग, रावण धरती का सबसे अच्छा गायक था। और ये शंकर जी का जो कैलाश पर्वत था तो वो एक बार उसको उखाड़ना चाहता था, और तो उसी के अंदर उन्होंने उसका हाथ दबा दिया। तो ये समझा कि ये मुझसे भी बलिष्ठ आदमी है कौन जो हमको भी ऐसे परास्त कर दिया। तो वो उनकी याचना करता है, उनको खुश करता है कि ताकि मेरे प्राण बच जाए। और देखोगे कि अभी भी वही शिव जी का जो स्तुति है वह रावण के द्वारा ही रचा गया है। और इसीलिए वेद में बहुत सारी ऋचाएं भी ऐसी हैं जो रावण के द्वारा ही रची गई है। तो भगवान शंकर ने रावण का उसको कहा कि इतना मिठाई गाता है, आप फिर छोड़ दिए कि तुम इतना अच्छा गायक हो, सारे रागों के तुम ज्ञाता हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रावण रखा जाएगा। तो ये इस जैन साहित्य में रावण को इसलिए एक राक्षस न मानकर एक जादूगर व्यक्ति बताया गया है। संक्षेपता जैन साहित्यों ने ब्राह्मण इतिहास को इस तरह से प्रस्तुत किया है कि उनके सिद्धांत और कहानियां विवेकपूर्ण और सत्य प्रतीत हों। साथ ही उन्होंने जैन तीर्थकरों की सूची और उपाख्यानों को देखकर भारतीय काल क्रमानुसार में बड़ा योगदान दिया है। और जैन इतिहासकारों ने भी उपाख्यानों के आधार पर रचना की गई है। आप देखिएगा कि जैनों के साहित्य में और बुद्धों के साहित्य में आख्यान की बात, कोई भी चीज कथा कहानियों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से कहा जा रहा है, लेकिन उसमें जो तिथि डाली जा रही है, तिथि कि हाँ डेट ये है ये, तो वो महत्वपूर्ण है। जब हम उनके तिथियों को देखते हैं तो लगता है कि हाँ इनको उस काल में भी जो इनके राइटर थे, जो
जैन साहित्य लिखते थे उनको इतिहास लेखन कैसे किया जाए इसका उनको पता था। उनमें कालकाचार्य कथानक हैं जो एक अज्ञात इतिहासकार है और उसका भी बहुत सारी कथाएं आती है। इसमें विक्रमादित्य पर दो लोगों का दावा है। एक तो भारतीय लोग दावा माने एक ब्राह्मण साहित्यों में जो सनातन परंपरा है या हिंदू धर्म है उसमें माना जाता है कि विक्रमादित्य जो है, विक्रमादित्य कौन है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य हम कहते हैं। तो जिसमें जब जाओगे तो सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बैताल इत्यादि सोमदत्त ने उस पर भी कहानियां लिखी है। तो वे कहते हैं कि यह विक्रमादित्य द्वितीय जो है यह भी जैनी था। इसमें शकों के बारे में सिथियनों का भी उल्लेख है जिन्हें विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया है और इसलिए वो बहुत बलशाली है। क्यों? क्योंकि वह जैन है। विशाख दत्त प्राचीन काल में एक बहुत बड़े नाटककार हुए विशाख दत्त, और उन्होंने अपनी जो नाटक लिखा देवी चंद्रगुप्त में शकों के पराजय के कारणों का भी उल्लेख किया गया है, लेकिन उल्लेख वही पद गद के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। इसलिए जो एक बड़े इतिहासकार प्रोफेसर पाठक का कहना है कि उपाख्यानों में ऐतिहासिक तथ्यों को खोज कर हम निकाल सकते हैं। जो ऐतिहासिक तथ्य जो है कि इनके कथा कहानियों इत्यादि में क्या हमको इतिहास मिलता है, क्या इतिहास में उनकी नैतिकता की बात क्या आती है, समाज की बात क्या आती है, और धर्म की बात क्या आती है, अर्थव्यवस्था की बात क्या आती है। तो इन कथा कहानियों में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको इसका भान होता है। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री का भी कहना है कि हिंदू साहित्य दृष्टि की रचना में यह प्रारंभ होता है तथा देवी देवताओं और उनके अवतारों के कथा कहानियों तथा नीति कला से गुजरते हुए जो इतिहास की अपेक्षा मिथक अधिक है, कथा कहानी अधिक है, वह जैन साहित्य में भरा पड़ा है। जब आप जैन साहित्य पर इतिहास लेखन कीजिएगा तो इसके लिए कोई इतिहास की पुस्तिका आपको प्राप्त हो जाएगी, सो बात नहीं है। उनमें जो भी चीजें प्राप्त होगी वह मिथकों में होगा, कहानियों में होगा। बुद्ध के आप बुद्ध पर लिख रहे हैं तो बुद्ध के जितने अवतार हैं उनमें होगा, किस प्रकार ने बुद्ध ने कौन सा ऐसा कार्य किया, कौन सा ऐसा चमत्कार किया। बात जैन के जो साहित्य है उसमें भी हम कहीं ना कहीं इसी का छाप देखते हैं। आपको थोड़ा अजय इनको फिर थोड़ा खोलो, क्लास रहता तब नहीं आता। चलो थोड़ा सा इनका माइक खोलो। हर्ष वाण भट्ट अपने महाकाव्य हर्षचरित्र के लिए सुविख्यात महाकवि है और जिनका 7वीं शताब्दी में हम मानते हैं इनका प्रारंभ। ये भार्गव ब्राह्मण थे। भार्गव ब्राह्मण कहने का अर्थ है कि भार्गव ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी ब्राह्मण है और इनका काम ही रचना का रहता है, लेखन का काम रहता है। तो भार्गव ब्राह्मण थे और इतिहास लेखन कला उन्हें वंश परंपरा से ही प्राप्त हुई थी। ये पुष्यभूतु वंश के राजा हर्षवर्धन के, जो कि कानकुब्ज के में उत्तर भारत के सम्राट थे। कौन? हर्षवर्धन। राजकीय इतिहास लेखक के रूप में वाण भट्ट इन्हीं के दरबार में नियुक्त थे। हर्ष ने इनके दरबारी कवि होने का पूरा फर्ज निभाया है। हर्ष ने बड़े भाई राजवर्धन और अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने हेतु प्रारंभ किए गए युद्ध में मारे जा चुके थे इनके पिता
हर्षवर्धन के भाई जो बड़े थे राजवर्धन, वो मारे जा चुके थे। और इनकी जो बहन थी राजश्री, ये मौखरी सम्राट में ब्याही गई थी। और इनके भी पति मारे जब चले जाते हैं तो पत्नी भाग जाती है। और विंध्य का जो जंगल है, यह वर्तमान में विंध्याचल माता का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, विंध्याचल देवी। यह ये चुनार के आसपास का जो इलाका है, मिर्जापुर का इलाका है, यह विंध्याचल है। तो राजश्री विंध्याचल चली जाती है और पति वियोग से इतना मर्माहत है कि वहां जाकर सती होने की बात करती है, सती होने वाली थी है। उसी समय हर्षवर्धन वहां अपने बहन को खोजते खोजते पहुंचते हैं और राजश्री को बताते हैं। यह हर्षवर्धन के इतिहास का एक बड़ा अध्याय है, लेकिन हमको बाणभट्ट को पढ़ना है। बाणभट्ट ने जितना फोकस इसके युद्ध के बारे में नहीं किया है, हर्षवर्धन के युद्ध के बारे में, उससे ज्यादा फोकस बाणभट्ट ने इन हर्षवर्धन द्वारा अपनी पत्नी राजश्री के बचाने का जो उपक्रम करता है, उसके बारे में यह काफी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ बंगाल के गौड़ और अवंती के मालवों से मखौरियों का प्रतिरोध लेने हेतु हर्ष युद्ध करते हैं। जो इनके पिता की हत्या करते हैं, भाई की हत्या करते हैं, और जो इनके बहनोई का, इनके बहन का पति का जो हत्या करते हैं, उससे ये बदला लेने के लिए युद्ध करते हैं। बाणभट्ट ने इस युद्ध का वर्णन मैं बताया कौन किया है, और इनका फोकस था हर्ष के राजश्री बहन को ढूंढने में। जितना व्यग्र हर्षवर्धन रहता है, उस पर इनकी लेखनी खूब चली है। अपने विषय में बाणभट्ट स्वयं कहते हैं, बाणभट्ट अपने बारे में बताते हैं कि हम कौन हैं। तो ये कहते हैं कि हम चमन ब्राह्मण एवं क्षत्रिय राजकुमारी से उत्पन्न दधीची एवं ज्ञान की देवी सरस्वती से उत्पन्न सारस्वत, जिसने अपने चचेरे भाई वत्स के लिए प्रतिकूट नामक गांव सोन तट पर, बिहार का सोन का जो तट है, वह औरंगाबाद और रोहतास के बीच में जो सोन होकर बहती है, उसी के तट पर प्रीतिकुट नामक एक गांव बसाया गया। वह गांव ब्राह्मण विद्यावास के नाम से आज भी विख्यात है। महाकवि बाणभट्ट ने वहीं पर जन्म लिया, इसलिए बाणभट्ट का जो पैदाइश है वह बिहार का ही है। वत्स से वात्स्यायन वंश इनका पड़ा, क्योंकि एक होता है ना कि वंश परंपरा में इनके कौन थे, तो ये वत्स, ये दधीची और सारस्वत के जो पुत्र थे, उसी कड़ी में वत्स एक महात्मा होते हैं, और सारस्वत के कारण ही सरस्वती एक वंश बनता है। वत्स से वात्स्यायन ये हो जाते हैं। तदनुसार वाण भार्गव पंक्ति का वात्स्यायन ब्राह्मण के नाम से साहित्यों में प्रमुख हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। जो जोधपुर के दधी माता मंदिर इनके वंश के लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि वहां दधी माता, दधीची शब्द से यहाँ आ रहा है, जो दाध्य ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया है। और इसका समीकरण और उस क्षेत्र में दधीची ब्राह्मणों से किया जाता है, तो इनकी 6 उपजातियों का पता चलता है, जो दधीच, सारस्वत, गौड़, गुज्जर, पारिक तथा सीखा वाला है। अभिलेख में 14 ब्राह्मणों की सूची दी गई है, जो सभी वत्स गोत्रीय हैं। बाणभट्ट ने 5 प्रवर मतलब होता है जो ऊपर है, ऊपर के जो वंश परंपरा है, तो बहुत सारे लोग ऊपर हैं, तो उसमें श्रेष्ठ 5 प्रवर जो उनसे श्रेष्ठ है बाणभट्ट से, उनका नाम उन्होंने लिखा है। 1 भार्गव, चमन,
आपसुआन, औद्र और जामदग्न। बाण भट्ट के परिवार पर पुराणों का बहुत प्रभाव था। ये भार्गव ब्राह्मण थे, इनका काम ही लिखने पढ़ने का है, तो इनके घर पर पुराण अध्ययन खूब चलता था। हर्ष चरित्र में बाण भट्ट ने अपने पूर्वजों का क्रम बतलाया है और अपने आप को एक बड़ा होने का जो भान होना चाहिए इनके अंदर वह है। ये बताते हैं कि मेरे पूर्वजों में कुबेर रहे हैं, पाशुपात, अर्थपति, त्रिभानु और स्वयं बाण भट्ट, उसके बाद हम हैं। बाण भट्ट के साहित्यों में, बाण भट्ट का साहित्य है, यह इतिहास नहीं है, लेकिन इनका जो साहित्य है उसमें इतिहास के दर्शन कहाँ कहाँ है, हमको यही पढ़ना है। तो बाण भट्ट का इतिहास दर्शन हमें उनके जो महाकाव्य हर्ष चरित्र है उसमें मिलता है, बहुत मिलता है। यह महाकाव्य एक आख्यायिकी, ऐतिहासिक एक घटना है जिसे मध्यकाल में जीवन चरित्र भी कहा गया है। हर्ष का जीवन चरित्र का रचना किसने किया? बाण भट्ट ने किया है। और हर्ष चरित्र उसको, तो इसीलिए हर्ष का जो आख्यायिका है, जो पुस्तक है, उसको हर्ष का जीवन चरित्र भी क्या कहा गया है। और हर्ष चरित्र एक कलात्मक कृति है। कलात्मक कृति है मतलब वो सीधे सीधे इतिहास नहीं है, उसमें कला की बात की गई है। उसके लेखनों में अलंकार है और सभी रस, कहीं वीर रस है, कहीं प्रेम रस है, इत्यादि तरह से वो साहित्यिक ग्रंथ है। वह पूरी तरह से सीधे सीधे इतिहास नहीं है। यह प्रथम श्रेणी का इतिहास है। इस श्रेणी में भारत के जो पौराणिक परंपराओं में जिस तरह से लिखा जाता था ट्रेडिशन में, वही ट्रेडिशन यहाँ बाण भट्ट के भी किताबों पर हम लागू कर सकते हैं। उसमें ऐतिहासिक तथ्य का स्थान साहित्यिक तथ्य ले लेता है। जैसे पुराणों में, पुराण भी सीधे सीधे इतिहास नहीं है, लेकिन उसके जो तथ्य हैं, उसके जो तथ्य हैं, जैन साहित्य सीधे सीधे इतिहास नहीं है, लेकिन उसमें भी जो कथानक है, जो तथ्य हमको उस काल का मिलता है। बौद्ध में भी जो उस काल का तथ्य मिलता है, समाज के लिए, धर्म के लिए, इत्यादि शिक्षा के लिए, उसको निकाल कर हम देखेंगे कि उस पीरियड में हमारा भारतीय इतिहास ट्रेडिशन कैसा था। जैसे बाण के जो साहित्य है उसको हम कह रहे हैं कि यह साहित्य है, यह सीधे सीधे इतिहास नहीं है। हमारे इतिहासकार श्यामल ने हर्ष चरित्र को दूसरा महाभारत कहा कि यह उस काल का, यह महाभारत की तुलना में है, जबकि बाण भट्ट ने इसकी तुलना पुराण से की है कि हम भी पुराण के लेखक हैं, या पुराण के समानांतर है। किस पुराण के? वायु पुराण के है। इस काव्य ग्रंथ में तथ्य एवं कला का सुंदर समन्वय है। इसमें हर्ष के समग्र जीवन क्रम का वर्णन नहीं है। हमने बताया कि इसने फोकस किया है कोई घटनाओं पर। जैसे पुराणों में भी कालक्रम से नहीं है कुछ लिखा हुआ, और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो शिक्षाएं जिन कहानियों से मिलती है उनको लोगों ने रचना किया है। और ये भार्गव ब्राह्मण बाण भट्ट भी उसी तरह से हर्ष का जीवन भी लिखते हैं। बाण ने घटनाओं को क्रम से प्रस्तुत करने पर कभी ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर पाठक के अनुसार एंशियंट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया, इनकी किताब है, उसमें हर्ष चरित्र अधूरी बाण भट्ट की रचना है। जैसे एक इतिहासकार वस्तुतः किसी घटना और विचार को अपने अनुकूल वैचारिक प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से बाण भट्ट ने मध्यकालीन गद्य काव्य परंपरा को अपनाते हुए इसे लिखा है। मतलब मध्यकाल में, या देखिएगा कि भारत के जो प्राचीन जितने ग्रंथ हैं उसमें काव्य की श्रेणी से, उसमें किसी घटना को अलंकारी भाषाओं का उपयोग करके यह लिखा जाता है।
एक इतिहासकार वस्तुतः किसी घटना और विचार को अपने अनुकूल वैचारिक प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत करता है, और उसी प्रकार से वाणभट्ट ने मध्यकालीन गद्य परंपरा का उपयोग करते हुए हर्षचरित की रचना की है। इसमें महाभारत की संवाद पद्धति को भी स्वीकार किया गया है और इतिहास पुराण परंपरा के रूप में हर्ष का विवरण प्रस्तुत किया गया है। आज देखिए महाभारत में बहुत सारी वार्ताएं हो रही है, यक्ष युधिष्ठिर वार्ता, यक्ष युधिष्ठिर वार्ता, तो ये वार्ता तो वो वार्ता, कहीं पर व्यास और व्यास का होता है इनके साथ है सत्यवती वार्ता, तो बहुत सारी वार्ताएं हैं। और बताया जा रहा है कि इतिहास पुराण परंपरा के रूप में भी हर्ष का जो विवरण है हर्ष चरित्र में, उसने भी उसी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक बड़े राइटर हैं गोविंद चंद्र पांडे, इतिहास लेखन का इनका पुस्तक भी बहुत अच्छा है, तो वो लिखते हैं कि यह काव्य ग्रंथ है, यह इतिहास नहीं है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में काव्य उस क्षेत्र में अतिक्रमण करता हुआ दिखाई पड़ता है जो पहले इतिहास का क्षेत्र माना जाता था। इतिहास लेखन पर इस प्रवृत्ति के गंभीर प्रभाव पड़े। इन ऐतिहासिक काव्यों में प्रत्यक्ष तथा संप्रेषण के स्थान पर अप्रत्यक्ष तथा लक्षणात्मक अभिकथन मिलते हैं। हम लक्षणात्मक माने लक्षण दिखें कि वाकई में ये कहना क्या चाह रहा है। हमारे यहाँ मध्यकाल में, अब मुस्लिम साहित्यों में भी आइएगा या हिंदू साहित्यों में भी, तो बुझावल होते थे, आपको कोई चीज बुझाया जाता था, आप उसको समझ जाइए, तो वो लक्षण बताते थे अलंकारी में, और उनको आप समझिए। हर्ष चरित्र का यह कलात्मक है, कलात्मक रचना है, और इनके लक्षणात्मक जो गुण है इस रचना के, उसी में आपको इतिहास लेखन के गुण ढूंढने होंगे। हर्ष चरित्र में राजनीतिक संबंध, युद्ध, दरबारियों का षड्यंत्र, खोज जिसमें राजश्री का खोज है, राज्य प्राप्ति, सती प्रथा। राजश्री उस समय यह निर्णय लेती है कि हमको सती होना है, तो आप इसमें खोज सकते हैं कि हर्ष की रचना का काल जो था, उस काल में समाज में सती प्रथा थी, इसीलिए तो राजश्री सती होने जा रही थी। और ऐतिहासिक चरित्र इत्यादि सभी ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं, आपको खोजने का ढंग है। इसका मुख्य कारण यही है कि बाणभट्ट ने घटनाओं के यथारूप लेखन को ध्यान में नहीं रखा, अपितु उसने अपने नायक हर्षवर्धन द्वारा एक विशिष्ट लक्ष्य उपलब्धि पर विशेष ध्यान दिया है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और जो दरबारी कवि होते हैं मध्यकाल में भी बहुत सारे कवियों में देखिएगा, तो दरबारी कवि उनका काम ही है राजा के अनुरूप गुणगान की बात करते रहना। और यही कारण है कि वाणभट्ट को जहां कुछ इतिहासकार एक इतिहास की श्रेणी में रखते हैं, वहीं अधिकतर इतिहासकार उन्हें एक विद्वान काव्यकार, कविता लिखने वाले, गद्य पद लिखने वाले के रूप में बताते हैं वाणभट्ट को। लेकिन हर्षचरित्र कोई ऐतिहासिक ग्रंथ तो है नहीं, किंतु वाणभट्ट की जो प्रवृत्ति है इतिहास लिखने की, राजनीति लिखने की, गद्य और पद, दोहा और कविता के माध्यम से, तो उनकी शैली, क्योंकि महाकाव्यों में भी हम रामायण और महाभारत हमारे जो महाकाव्य हैं, उसमें भी हम इसी आधार पर एक इतिहासोन्मुखी तथ्य को ढूंढते हैं। इस विचार को ध्यान में रखकर हमको भी जब इतिहास लेखन की बात करनी होगी, तो प्राचीन भारतीय इतिहासों की गणना हेतु हर्ष चरित्र को मान्यता देनी पड़ेगी कि यह भी इतिहास लेखन के लिए उपयुक्त है, हिस्ट्री राइटिंग के लिए भी उपयुक्त है। और इनके इतिहास लेखन को तत्कालीन
भारतीय जो परंपरा है उससे में अनदेखी नहीं किया जाना चाहिए। उसी उसी परंपरा में, उस काल की परंपरा में हमको देखना होगा, आधुनिक तथा वर्तमान में नहीं। अब आधुनिक काल का जो इतिहास लेखन की बातें आती है, जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में आती है, यह जब हम देखने लगेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो हर्ष चरित्र है या हर्ष वाण भट्ट की जितनी रचनाएं हैं वो इतिहास के अनुरूप नहीं है। जिस प्रकार कभी पुराणों को नेग्लेक्ट कर दिया गया कि इतिहास की चीजें नहीं है, लेकिन उस काल में जो लेखक है वह इसी प्रकार लिख रहा है।